नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कोरोना ने 2020 को पूरे वर्ष अर्थव्यवस्था के तौर पर और दुनिया में बहुत सारे लोगों के जीवन के सवाल पर पसोपेश में रखा। अमेरिका में कोरोना की वजह से इतने लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है जितना द्वितीय विश्व युद्ध में उसके लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी। वो 3,000 से ज़्यादा की संख्या में पहुंच गया। विश्व के बहुत सारे देशों में, खासकर पश्चिमी देशों में, यूरोप के देशों में इसने बहुत बड़े स्तर पर नुकसान किया। एशिया में भी भारत समेत बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं को और बहुत सारे जीवन को इसने तरह तरह से प्रभावित किया। बहुत सारे लोगों का जीवन ले लिया। अर्थव्यवस्था को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। भारत उनमें से एक है जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे गंभीर रूप से इसकी वजह से प्रभावित हुई और उससे उसका जो विकास का एक क्रम था वो एकदम से टूट गया, जो पहले ही बहुत तरह की कठिनाइयों में था कई आर्थिक फैसलों की वजह से जो सरकार ने लिए थे, नई सरकार ने, और कोरोना ने उसको बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। तो ऐसे में अब जब कोरोना की वैक्सीन यूरोप और अमेरिका में कम से कम एक वैक्सीन प्रयोग के लिए तैयार है और जिसकी स्वीकृति वहाँ के जो स्वीकृति देने वाला तंत्र है उसने आखिरी तौर पर दे दी है, यह दुनिया के लिए एक तरह की नए साल में दाखिल होने से पहले एक अच्छी खबर है। तो क्यों ना आज इस अच्छी खबर पर, इससे जुड़े प्रसंगों पर बात की जाए। लेकिन एक अनुरोध कर लें, एक तो ये कि आप हमारे लिंक में जाके और जो सहयोग करते रहे हैं उस सहयोग में शामिल हो। दूसरे, हमारा ऐप आ गया है और ये एंड्रॉयड का ऐप मौजूद है। गूगल प्ले पर आप जाके इसको ढूंढ सकते हैं और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे आप सत्य हिंदी से बहुत आसानी से कहीं भी हैं बिल्कुल जुड़ जाएंगे। जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो जो हमारे सदस्य हैं जिनको हम सूचना देते हैं, उसके अलावा कोई भी अब इस ऐप को डाउनलोड करके उसी तरह के लाभ सूचना के तौर पर ले सकता है जो हमारे सदस्य और दूसरे मित्र लोग ले रहे हैं। तो ये दो सूचनाएं थी। तो बातचीत करते हैं कोरोना की नई वैक्सीन पर। कोरोना की जो वैक्सीन सबसे पहले जिसको स्वीकृति मिली है, लंदन में 2 तारीख को मिली, पहले ब्रिटेन में और अभी अमेरिका ने कल रात, मतलब यहाँ तो रात होती है, उनका दिन होता है, अब उनका दिन शुरू हो रहा है। कल उन्होंने भी परमिशन अपने, उनका जो FDA है उसने दे दी है। और उसकी वजह से भारत में भी, चूंकि भारत में FDA की बड़ी मान्यता है, तो तुरंत ही भारत में भी इसकी कार्यवाही शुरू हो गई है। ऐसी सूचनाएं आई हैं समाचारों में। तो संभवतः बड़ी जल्दी ही भारत में भी इसको स्वीकृति मिल जाएगी। ये जो वैक्सीन है जिसको अभी स्वीकृति मिली है, जो फाइजर नाम की कंपनी बना के मार्केट कर रही है और जिसको 2 तुर्की मूल के साइंटिस्टों ने विकसित किया है, जिनकी अपनी एक कंपनी है जर्मनी में और जिनका अपना एक अलग प्रसंग है, मैं बताऊंगा। लेकिन ये जिस तकनीक पर आधारित है और इसी पर एक दूसरी मॉडर्ना वाली जो कंपनी है जिसको फोर्ड फाउंडेशन भी सपोर्ट करता है, उसकी वैक्सीन भी आ रही है, बहुत पीछे पीछे लगी हुई है, उसके भी एप्लीकेशंस वगैरह गए हुए हैं। ये तकनीक विकसित होने में दुनिया में और इस क्षेत्र में कोरोना में ये सबसे पहले अब इस बड़े परिमाण पर प्रयोग में आएगी। ये तकनीक जिस वैज्ञानिक की शोध का परिणाम है उसकी बात न की जाए तो ये मानवता के लिए ठीक नहीं होगा। बल्कि वो तो जैसी दुनिया में मांग उठ रही है, वो इस साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नोबेल की हकदार है और आज उनकी दुनिया में सारी चर्चा है। मैं उनसे थोड़ा सा परिचय कराऊंगा। स्क्रीन पे आप उनका चित्र देखेंगे। ये कैटलिन कैरिको हैं। ये PhD कर रही थी 1980 में। बायोकेमिस्ट्री की ही स्टूडेंट थी। केमिकली सिंथेसाइजिंग RNA पे इन्होंने काम किया था और ये बहुत ही नीचे का जो टेम्परेचर है, -70, -80, -90, उस पर चीज़ों को सिक्योर करके एक लंबे अंतराल तक रखना और उसका फिर वैक्सीन की तकनीक में इस्तेमाल करना। इसके बहुत डिटेल्स में मैं नहीं चाहूँगा, बहुत ही साइंटिफिक है और उसके लिए बड़े ही मतलब उस क्षेत्र के ज्ञान की आवश्यकता है, तो उसमें गलतियां होने की संभावना है। इसलिए मैं मोटी मोटी सी बातें, जो बड़ी बड़ी बातें, वो उसको बता दे रहा हूँ।
तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस पर इन्होंने 1980 से काम शुरू किया था, जब ये स्टूडेंट थी। कैटलीन कैरिको, ये हंगरी की मूलतः रहने वाली हैं, लेकिन बाद में ये अमेरिका में इनको नागरिकता मिल गई थी और अब वहीं हैं, फिलाडेल्फिया में रहती हैं। तो ये इनकी तकनीक थी जिसको एक समय सारी दुनिया के बहुत सारे विज्ञान क्षेत्र के लोग और इस वैक्सीन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसे फीजिबल नहीं मानते थे, प्रैक्टिकल नहीं मानते थे और इसे असंभव जैसा मानते थे और गलत मानते थे। इन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया, इनके कामों को कोई फंड करने के लिए सामने नहीं आया, इनकी रिसर्च को, इनके सहयोगी तक इनकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन यही है कि चीज़ें अनवरत होती हैं विज्ञान जगत में, ऐसे ही मनुष्यता काम करती है और बहुत सी चुनौतियों का सामना करके आज सारी दुनिया इनके काम से लाभान्वित होने जा रही है। और सबसे पहले जिस तकनीक ने, वैक्सीन बनाने की जिस तकनीक ने दुनिया में स्वीकृति की सफलता पाई है सारे विशेषज्ञों के द्वारा, और जो सबसे पहले मनुष्यता की सेवा करने के लिए सामने आ रही है, वो बनाने वाली ये है आपके सामने। तो इसमें जो, जैसा मैंने थोड़ा सा बताया कि ये बहुत ही नीचे के तापमान में, -70 से भी नीचे के तापमान में इसको रखना पड़ता है। और पूरा जो क्रम है, ऐसा क्रम भारत में अभी बहुत उपलब्ध नहीं है। तो इस वैक्सीन के लिए अगर ये भारत में आती है और इस्तेमाल में लाई जाती है, तो अब देखना होगा कि इसके लिए क्या हमारी तैयारी है। अभी कुछ सामने चीज़ें नहीं हैं बहुत, और बहुत दावे से बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारा जो कोल्ड चेन का एक सिस्टम है, हम भी वैक्सीन दुनिया में सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन दुनिया में बनाने की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हमारे ही देश में है, सीरम इंस्टीट्यूट, जिसमें प्रधानमंत्री भी गए थे। और उसने कहा जा रहा है कि जो दूसरी ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, उसकी बहुत बड़ी संख्या पहले से ही बना के रख ली है। उन लोगों को ये उम्मीद थी कि ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन उससे पहले उन परीक्षणों को पास कर लेगी या सबसे पहले कर लेगी, तो उन्होंने उससे समझौता करके उसकी वैक्सीन बनाने का इंतज़ाम किया था। और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने कई लाख वैक्सीन सैंपल बना लिए हैं। लेकिन अब वो भी आएगा, उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो शुरुआत में 70% तक परीक्षणों में सफल पाए गए थे, जबकि इस वैक्सीन के जो नतीजे हैं वो करीब 95% सफल है। और सिर्फ इसमें इसको जो समस्या है इसके साथ, वो सिर्फ इतनी है कि ये बहुत ही नीचे के तापक्रम में, यानी -70 से भी नीचे के तापक्रम में इसको संरक्षित, सुरक्षित और प्रयोग करना पड़ता है। तो वो एक तकनीकी एक चैलेंज है जो पश्चिमी देशों के पास उपलब्ध है, अमेरिका के पास उपलब्ध है, तो वहाँ ये तुरंत शुरू हो रही है, कनाडा में शुरू हो रही है। और वर्ष के मेरा ख्याल है शुरुआत में ही ये सबसे पहले उन लोगों को जो कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे हैं, स्वास्थ्यकर्मी, वॉलंटियर्स, फिर बुजुर्ग लोगों को जिनको इससे ज़्यादा खतरा है, फिर स्त्रियों वगैरह को, इस तरह से क्रम बनेगा तब लोगों तक ये पहुंचेगी। अमेरिका वगैरह ने इसकी बहुत बड़ी बड़ी संख्या पहले से आरक्षित कर ली है, पश्चिम भी आरक्षित कर रहा है, भारत ने भी एक संख्या इसके लिए देख रखी है। अब देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आगे होंगी, वो हम आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। हमारे पोर्टल पर इससे संबंधित कई स्टोरीज, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज आई हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए उससे सहयोग ले रहा हूँ। आप उस पर जाएंगे तो ये डिटेल आप पढ़ सकेंगे। मैं इसमें से थोड़ी सी सूचनाएं दे रहा हूँ उसमें से, कि अभी जो दुनिया में वैक्सीन के ऑर्डर किए हैं लोगों ने, ऐसे देश जिनकी आबादी दुनिया की आबादी की कुल 13% है, ज़्यादातर ऑर्डर्स उनके गए हुए हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका ने किए हैं और यूरोप ने किए हैं। वो अपने यहाँ के लोगों को करीब करीब 5 से 6 खुराक तक के लिए उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं। जितनी उनकी आबादी है उससे 5-6 खुराक, एक आदमी को 5-5, 6-6 खुराक देने का उन्होंने इंतज़ाम करने के ऑर्डर अब तक कर दिए हैं। भारत ने करीब 100 करोड़ लोगों की 100 करोड़ खुराक के आदेश का इंतज़ाम किया है। लेकिन हमारी आबादी 130 करोड़ है, आप जानते हैं। दूसरे हमारी समस्या ये है कि हमारा जो कोल्ड चेन सिस्टम है, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, हमारी ही खबरों में ऐसा है कि जो ये वैक्सीन पहले आ गई है, और अगर मॉडर्ना की भी वैक्सीन आती है तो इनको 70 डिग्री 60 डिग्री पे माइनस पे स्टोर करना, लाना ले जाना और इस्तेमाल करना, ये करने का जो इंतज़ाम है वो अभी हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि अभी हमने
उन डिब्बों तक का ऑर्डर नहीं दिया है जो एक पश्चिमी देश की कंपनी बनाती है, जिसमें इतने नीचे तापमान पर इनको रख के कैरी ओवर किया जा सकता है। अभी हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। दरअसल हमने तो अभी कांच की शीशियों सिरिंजों के भी उत्पादन के ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। इस पे हम हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय वगैरह पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ये सत्य हिंदी की ही रिपोर्ट में मौजूद है। और दूसरे, इससे ऐसा लगता है कि हमारा जो कोल्ड चेन सिस्टम है, चूंकि वो 50 डिग्री से नीचे अभी एक बहुत बड़ी संख्या को व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं है। हालांकि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स का प्रयोग करने वाले और उसके लिए तंत्र रखने वाले देश हैं, लेकिन इस तकनीक के लिहाज से जो ज़रूरतें हैं वो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि हम शुरू में जो ये वैक्सीन्स आएंगी, ये कितने लोगों तक हम ले जा पाएंगे। क्या ये एक मध्यवर्गीय अप्रोच ही रह जाएगी कि बड़े शहरों में और शहरों में जहाँ ये कोल्ड चेन सिस्टम प्रभावी होगा, पहले शुरू के 6 महीने हमारा ऐसा लगता है कि हम उन्हीं में ये चीज़ें दे पाएंगे और बाकी आबादी को हम बाद में व्यवस्था करके वहाँ उन तक वैक्सीन पहुँचा पाएंगे। ऐसा अभी तक की तैयारियों पर हमारे लेखकों ने आकलन किया है। और कुछ उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं कि वैक्सीन भंडारण के 29,000 केंद्र, 89,000 डीप फ्रीजर और अन्य उपकरण, 736 जिला वैक्सीन भंडार और 258 थोक भंडार के लिए हमारे पास एक बुनियादी ढांचा है। लेकिन ये ढांचा क्या इस तापमान पर जो इस वैक्सीन ने लक्षित किया है उस पर काम करने के लिए सक्षम है? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर हम उसे सक्षम बनाएंगे तो वो कितने समय में हो जाएगा, ये दूसरा बड़ा सवाल है। तो ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन भारत भी उस दौड़ में है। एक जो वैक्सीन अभी हमने अप्रूव भले नहीं की है, लेकिन हमारे यहाँ के सीरम इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी संख्या बना के रख ली है और ये एक हमारा आपस में फैसला है कि जिन कंपनियों की भी वैक्सीन हम बनाते हैं, क्योंकि भारत में दुनिया में वैक्सीन बनाने की सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारी कंपनियां बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीन बना सकती हैं। जो वो वैक्सीन बना रही हैं वो यूरोप वगैरह में जाएगी बिकने के लिए, तो उसमें से आधी मात्रा हम अपने देश में समझौते के तहत इस्तेमाल करते हैं और करेंगे। तो ये तो वैक्सीन की उपलब्धता हमें हो जाएगी, क्योंकि जो रूसी वैक्सीन है उसने भी हमारे यहाँ अप्लाई कर रखा है। अभी चीन की वैक्सीन नहीं आई है। चीन से इस समय हमारे संबंध ऐसे नहीं है कि पता नहीं हम उस पर क्या रवैया अख्तियार करेंगे। लेकिन अब ये पश्चिमी वैक्सीन्स आ गई हैं और करीब 3 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो इस समय, एक अभी पास हो गई, बाकी दोनों पास होने के क्रम में है। तो वैसे तो कुल करीब 10 वैक्सीन्स आने वाले 2-3 महीनों में हमारे दुनिया के बाजार में होंगी। लेकिन अब इससे ये समस्या होने वाली है कि अभी अफ्रीकी देशों ने कोई ऑर्डर नहीं किया है और उनके पास पैसे भी नहीं है। वो हमेशा इसके लिए मदद के उसमें रहते हैं। नेपाल तक ने थोड़े से ऑर्डर कर दिए हैं, बांग्लादेश वगैरह ने भी अपने लेवल पर प्रयास किया है। पाकिस्तान की भी हालत बहुत बुरी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो वैक्सीन के लिए आर्थिक प्रबंधन करने में असफल होंगे। तो क्या दुनिया उनको वैसे ही छोड़ देगी? और क्या अगर दुनिया उनको छोड़ देगी तो दुनिया सुरक्षित रहेगी? ऐसा तो संभव नहीं है। एक दूसरे से मिली जुली दुनिया, अगर दुनिया के एक बड़े हिस्से में कोरोना मौजूद रहेगा, वायरस, और फलता फूलता रहेगा, तो दुनिया के एक द्वीप की तरह यूरोप या अमेरिका या भारत के शहरों को या चीन के शहरों को या रूस के शहरों को बचा के हम नहीं रख सकते। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो फिर खतरा मौजूद रहेगा। तो उसको पोलियो की तरह आपको बिल्कुल ख़त्म ही करना पड़ेगा, और ख़त्म तभी होगा जब हम अंतिम आदमी तक उसकी सुरक्षा को पहुंचा सकेंगे। ये सवाल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उठाया है और अमीर देशों से ये कहा है कि वो एक सामाजिक जिम्मेदारी लें और अपने नागरिकों के अलावा दुनिया के गरीब देशों के नागरिकों के बारे में भी वैक्सीन पहुंचाने के विषय में विचार करें और फैसले लें। तो ये देखना होगा आने वाले दिनों में कि ये फैसले कब, कैसे और क्या होते हैं। अमेरिका में चूंकि लापरवाही हुई इसके बारे में और चुनाव में उसका नतीजा भी आया कि ट्रंप चुनाव हार भी गए और एक बहुत बड़ी संख्या को अब ये वैक्सीन देने का इंतज़ाम करना पड़ा है उसी तंत्र को जो तंत्र इसके पहले इसके बारे में ना कर रहा था। भारत में भी इस तरह से हाच पाच हुआ और उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ा और अर्थव्यवस्था को हमारे बहुत बुरा नुकसान हुआ। तो उम्मीद है कि इससे लोगों ने सबक लिया होगा
तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ बहुत खास नहीं दिखाई दी है, सिवाय इसके कि प्रधानमंत्री के कुछ चित्र सीरम इंस्टीट्यूट वगैरह से प्रसारित किए गए और ऐसा लगा जैसे हम ही ने वैक्सीन खोज ली है। इस तरह का प्रचारात्मक कार्य हमारे यहाँ होता रहता है, आप जानते ही हैं। लेकिन उस पर गए बिना अभी हम ये उम्मीद करेंगे कि वैक्सीन दुनिया में हर मनुष्य तक पहुँचे, हर मनुष्य को सुरक्षित करे, तभी मनुष्यता सुरक्षित होगी। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।